गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्लास 12th में वेव्स स्टार्ट कर दिया था और वेव्स में क्या पढ़ा रहे थे, तो वेव्स में इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन पे हमने क्या किया था, बात करना स्टार्ट किया था। अच्छा, सुपरपोजिशन में हमने एक कंडीशन या इंटरफेरेंस और वेव्स में हमने एक कंडीशन फाइंड किया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी अपने को कब मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में हमने उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला था, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब जो पाथ डिफरेंस होता है दोनों सोर्सेस से चलने वाले वेव का, जो पाथ डिफरेंस होता है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए तो जो वेव बन के आएगा, जो जो भी हमारे पास इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फेज डिफरेंस के टर्म्स में अगर बोलते थे तो फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई अगर हो जाए तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी के केस में हम बोलते थे या तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाए, या जो फेज डिफरेंस है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2n प्लस 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए था। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा तो वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। मैक्सिमा और मिनिमा का मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर आया था, क्या होल स्क्वायर आया था शायद, और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब मैंने अभी तक बता दिया है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन भी मैंने कुछ करा दिया था। आज क्या करते हैं, थोड़े इंटेंसिटी डिटेक्टर वाले और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ना अभी, ये लाइट वाले वेव में वापस से आएगा, ठीक है। तो लाइट वाले वेव में वापस से आएगा तो हम वापस इसको देखेंगे। अभी क्या करते हैं, कुछ इसमें सिंपल से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन इतना ही है। अब मैं गायब हो जाऊंगा, स्क्रीन आ जाएगा, लेकिन मेरे को पहले उसको थोड़ा पॉज करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इंटेंसिटी डिटेक्टर वाले ही क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा वाले ही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बोला गया है कि दो सोर्सेस हैं हमारे पास। इस तरह से हमारे पास दो सोर्स है, S1 और S2 मान लो। पहला सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2, और ये S1 और S2 के बीच में, S1 और S2 के बीच में कुछ गैप दे रखा है। मान लो जो गैप दे रखा है वो गैप है 3.2 लैम्डा का गैप दे रखा है। S1 और S2 के बीच में गैप दे रखा है 3.2 लैम्डा का। और ये बोल रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है यहाँ पे जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है ID, इंटेंसिटी डिटेक्टर एक डिवाइस है जो मैक्सिमम और मिनिमा काउंट करके बताएगा। वो S1 वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस traveled by intensity detector in order to have इंटेंसिटी डिटेक्टर फ्रॉम S1 से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम S1 इन ऑर्डर टू हैव, कुछ भी हो सकता है, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, कुछ भी हो सकता है, इन ऑर्डर टू हैव सेकंड मैक्सिमा मान लो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है ये कुछ तो x डिस्टेंस यहाँ से चल गया। ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है कुछ तो x डिस्टेंस यहाँ से चल के सपोज इस वाले पॉइंट पर आ चुका है। अब जब इंटेंसिटी डिटेक्टर इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है, इंटेंसिटी डिटेक्टर अगर इस वाले पॉइंट पर है तो S1 से जो वेव चलेगा उसको x लेंथ ट्रैवल करना है, और S2 से जो वेव चलेगा उसको 3.2 लैम्डा माइनस x लेंथ ट्रैवल करना है। अब हम क्या जानते हैं कि अगर मेरे को सेकंड मैक्सिमा चाहिए, सेकंड मैक्सिमा होने का मतलब है कि S1 से जो वेव चला और S2 से जो वेव चला इनका जो पाथ डिफरेंस है। अब देखो, पहला मैक्सिमा कब मिलेगा, 3.2 लैम्डा है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली जब यहाँ पर होते इंटेंसिटी जब यहाँ पर है तो फेज डिफरेंस 3.2 लैम्डा का है, मतलब पहला इसको जो मैक्सिमम मिलता है वो 3 लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का होगा तो इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। फिर दूसरा जब 2 लैम्डा होगा तब जाके इसको फिर से एक मैक्सिमम मिलेगा। क्या इसका मतलब, अपन क्या करते हैं, जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, 3.2 लैम्डा माइनस एक्स
ये S2 से वेव चला, माइनस ऑफ x, पाथ डिफरेंस यही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला वेव इतना चल रहा था, फर्स्ट वाला वेव इतना चल रहा है। अब अगर मेरे को सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो सेकंड मैक्सिमा के लिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, देखो 3 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का होता तो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता। सेकंड मैक्सिमा मेरे को कब मिलेगा? सेकंड मैक्सिमा मिलेगा जब जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा की इक्वल हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3.2 लैम्डा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, ये मेरे पास 2 लैम्डा की इक्वल आ रहा है। 2 लैम्डा वाले टर्म को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 1.2 लैम्डा जो है वो ट्वाइस ऑफ x की इक्वल आ गया, माइनस से किया ना। हाँ। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 0.6 लैम्डा होगा क्या? तो जब ये इंटेंसिटी डिटेक्टर S1 वाले सोर्स से 0.6 लैम्डा आगे चला जाएगा, ठीक है, तो इसको सेकंड मैक्सिमम मिलेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि फॉर थर्ड मिनिमम, थर्ड मिनिमा, तीसरा मिनिमा के लिए इसी क्वेश्चन में पूछते कि अगर मेरे को थर्ड मिनिमा चाहिए तो थर्ड मिनिमा के लिए x कितना है, तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हम बोल देते हैं कि कुछ तो x डिस्टेंस चला है, तो पहले वाला जो S2 से जो पाथ चला होता वेव वो होता 3.2 लैम्डा माइनस x और माइनस ऑफ x। अब एकदम ध्यान से देखना, थर्ड मिनिमा, पहला मिनिमा इसको कहां पर मिलेगा? ये 3 पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर 3.2 लैम्डा है, यहाँ पर 3 हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हुआ होगा, यहाँ कहीं पर 2.5 होता, 2.5 पर इसको पहला मिनिमा मिला क्या? 2.5 पर इसको पहला मिनिमा मिला, फिर 1.5 पर इसको दूसरा मिनिमा मिलेगा। मेरे को थर्ड मिनिमा चाहिए, थर्ड मिनिमा 0.5 पर होगा क्या? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 जो पार्ट डिफरेंस अपने को चाहिए उसका वैल्यू 0.5 लैम्डा होना चाहिए ना। ये जो कंसेप्ट था बस उसको यूज कर लिया। फिर से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3.2 लैम्डा माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा के इक्वल आ रहा है। इस 0.5 लैम्डा को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 लैम्डा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल हो गया। मतलब x का वैल्यू जो है वो 1.35 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। इतना हमारे पास x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन था, इसको कल ही इससे पहले वाले लेक्चर में ही करा देना चाहिए था, छूट गया था तो मैंने आज करा दिया। अभी इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास लाइट वेव ऑप्टिक्स में दोबारा से आएंगे। मतलब आप ऐसा समझ लो कि 15-20 दिन के बाद से हम वापस से यही सब चीज दोबारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया, वहां पे बस बता दूंगा कि ऐसा होता है, कर लो। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सुपरपोजिशन इन वेव्स, सुपरपोजिशन इन वेव्स, और वो भी कहां पर? स्ट्रिंग पर। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। वेव्स का सुपरपोजिशन कराने वाला है, किस तरह का वेव्स का? जो वेव स्ट्रिंग में होंगे उनका सुपरपोजिशन कराने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही एक रोप मान लो, हमारे पास एक रोप है ऐसा, स्ट्रेट सा एक रोप ले लो, ऐसा एक रोप था, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इस रोप में एक वेव का पल्स, एक वेव का पल्स यहां से चलना स्टार्ट करेगा, कुछ तो ए एम्पलीट्यूड का मान लो, और इसी धागे में, इसी स्ट्रिंग में एक और वेव का पल्स है जो कुछ स्पीड से इसकी तरफ चल रहा है, फिर से कितने एम्पलीट्यूड का? ए एम्पलीट्यूड का। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जब ये दोनों वेव्स मिलेंगे, जैसे अगर मैं वापस से स्ट्रिंग बनाऊं तो वापस से स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब अगर ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे, तो दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो। अब पहले क्या होता था, किसी भी पार्टिकल को, अगर मैं बात करूं तो किसी भी पार्टिकल को सिर्फ अगर ये वेव होता, सिर्फ अगर ये वेव होता तो किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता था वो कितना हो सकता था? ए हो सकता था। सिर्फ अगर ये होता तो किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता था? ए हो सकता था। अब ये भी एक वेव पल्स यहां से भी आ रहा है, ठीक है, और एक वेव पल्स यहां से भी आ रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, तो जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पहले ए हो रहा था, अब उसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा क्या? इसके कारण ए, फर्स्ट वाले वेव के कारण ए और सेकंड वाले वेव के कारण ए,
तो जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो इस तरह से हमें कुछ डायग्राम दिखेगा। क्या ये वेव इधर से चलता हुआ आ रहा था, ये वेव इधर से चलता हुआ आ रहा था। जब कंप्लीट सुपरपोजिशन हुआ, कंप्लीट सुपरपोजिशन मतलब सिंपली मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, मान लो पहला वाला वेव को मैं रेड से बना रहा हूं, पहला वाला वेव ऐसा था, रेड से बना दिया। दूसरा वाला वेव कैसा है, दूसरा वाला वेव को मैं क्या करता हूँ, ब्लू से दिखा देता हूँ। दूसरा वाला वेव ऐसा था, दोनों एक एक एम्पलीट्यूड के थे। अब जब आप ऐड करना स्टार्ट करो तो इस वाले पॉइंट का पहले एक वेव के कारण इस वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ए का होना था। अब दूसरे वाले वेव के कारण भी ए का हुआ, तो ए प्लस ए मिलकर ये ट्वाइस ऑफ ए का हो गया। क्या जितने भी पार्टिकल्स थे सबके एम्पलीट्यूड क्या हो गए, डबल हो गए। तो कंप्लीट सुपरपोजिशन के बाद जो वेव है वो कुछ तो इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, फिर अब बोलोगे सर सुपरपोजिशन होने के बाद, सुपरपोजिशन हो गया, जैसे ही सुपरपोजिशन हो गया तो फिर ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग अपना मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो पहला वाला वेव था, सपोज ये फर्स्ट वेव था और ये दूसरा वेव था, अरे यार ये दूसरा वेव था। अब जैसे ही सुपरपोजिशन हो गया, सुपरपोजिशन होने के बाद सेकंड वाला जो वेव है, सेकंड वाला वेव ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया होगा और फर्स्ट वाला वेव जो है वो यहाँ पे आ गया होगा। और फर्स्ट वाला वेव इधर भाग रहा है, सेकंड वाला वेव जो है वो इधर भाग रहा है। अब इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, सुपरपोजिशन का एक एग्जाम्पल हमने देखा ऑन अ स्ट्रिंग। इसी का एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे, या इसी का एक एग्जाम्पल और क्या बोल सकते हैं, मान लो अगर मैं ऐसा बोलता कि दोनों वेव्स जो हैं सेम धागे पे हैं लेकिन अलग अलग तरह से मूव कर रहे हैं। जैसे ऐसा है, मान लो डायग्राम, मान लेते हैं जो पहला वेव है वो कुछ ऐसा कुछ चल के आ रहा है। क्या होता है इनको कभी भी, पहला जो वेव है वो ऐसा कुछ चल के आ रहा है, कुछ तो v स्पीड से चलता हुआ आ रहा है a एम्पलीट्यूड का, और दूसरा वेव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसा चलता हुआ है, वेव का पल्स है a एम्पलीट्यूड का a स्पीड से। अब जब इनका आप कंप्लीट सुपरपोजिशन कराओगे, जैसे यहाँ पे इनका जब कंप्लीट सुपरपोजिशन कराएंगे ना, तो देखो पहला वाला वेव यहाँ पर है, जो पहला वेव है, पहला वेव यहाँ कहीं पर है और सेकंड जो वेव है वो यहाँ कहीं पर है, ऐसा कुछ। अब अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट का जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या इसका मतलब, जब वेव पल्स बन के आएगा ना, जब आप यहाँ पे कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा, जब कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो धागा आपको ऐसे सीधा सीधा दिखने वाला है, ऐसे सीधा सीधा दिखेगा धागा। फिर जैसे ही सुपरपोजिशन कंप्लीट हो गया, दोनों के दोनों वेव्स फिर से वैसे ही मूव करके बाहर चले जाएंगे जैसे कभी वो मिले ही नहीं थे। जो पहला वाला वेव है वो ट्रैवल करके इधर आ जाएगा, पहला जो वेव है वो ट्रैवल करके इधर आ जाएगा, और जो दूसरा वेव है वो ट्रैवल करके इधर आ जाएगा। पहला वेव इधर चला गया और दूसरा वेव इधर चला गया। तो इस तरह से क्या होगा, वेव्स में सुपरपोजिशन होंगे। अगर दोनों एक डायरेक्शन में, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हम क्या करते, दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड होकर डबल एम्पलीट्यूड हो जाता, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में इतना समझना है कि जब भी वेव्स मिलेंगे तो किसी भी पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के कारण होगा। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायग्राम वाले, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करूंगा फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास दो वेव पल्स है, एक वेव पल्स है वो ये वेव पल्स है रेक्टेंगुलर वेव पल्स है जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर का और इसका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर का है, और दूसरा वेव पल्स जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसका भी हाइट 2 सेंटीमीटर है और इसका भी जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर का है। ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, दोनों एक जैसे स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, दोनों जो वेव पल्स है दोनों का स्पीड एक जैसा है क्योंकि सेम धागे में है। अब ये पूछा गया है कि अगर t इक्वल्स टू 0 पर ये जो AB थ्रेड है, इसमें A वाले एंड से ऐसा वेव पल्स और B वाले एंड से ऐसा वेव पल्स जनरेट कराया गया है, तो t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड पर थ्रेड जो है वो कैसा दिखेगा। ये जो थ्रेड का जो वेव फॉर्म होगा या थ्रेड का जो फॉर्म बनेगा, थ्रेड जो है कैसा दिखेगा वो अपने को पूछा गया। अब अगर सोचोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बच्चों की तरह का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना सीखना है अपने को। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन में ही सीखना है, तो सीखने वाले एक क्वेश्चन में सीख जाएंगे, नहीं सीखने वालों के लिए जमाना भी लगा के खर्च कर दूंगा तो वो नहीं सीख पाएंगे कभी।
ये धागा बना देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि स्पेस की बड़ी कमी है भाई साहब। क्या बताओ आपको कितनी कमी है स्पेस की, ये ठीक है। अच्छा, अब पहले ये जो ट्रायंगुलर वेव पल्स है ना उसके बारे में बात करते हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर वेव पल्स। अब ये रेक्टेंगुलर वेव पल्स जो है ये क्या कर रहा है, अच्छा दोनों का जो स्पीड था ना, दोनों का स्पीड दे रखा है, दोनों का स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे भाग रहा है, और ट्रायंगुलर वाला जो वेव पल्स है वो भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इस रेक्टेंगुलर वाले वेव पल्स को अप्रोच कर रहा है। अच्छा भाई साहब, और मुझे ये जानना है कि 1.5 सेकंड के बाद t इक्वल्स टू 0 पर जब हमने छोड़ा था तो ऐसा दिख रहा था हमें डायग्राम। 1.5 सेकंड के बाद वेव जो थ्रेड में जो वेव पल्स दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्पीड है, मैं ना इसको आसान बनाने के लिए थोड़े एरो वैरो बना देता हूं, तो उससे थोड़ा आपको शायद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक मूवी आई थी अभी लूडो, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले तो देखना जरूर। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी चली कभी नरम, बहुत सही, अच्छी मूवी, बेस्ट टाइम पास। मैं जब वहां घर से लौट रहा था मैंने देखी, अच्छी लगी मेरे को मूवी। अच्छा, ये ट्रायंगुलर वाले वेव पल्स को ना रेड से बना देते हैं, और वो ये इसको रेक्टेंगुलर वाले वेव पल्स को रेड से बना देते हैं, इसको रेड से बनाएंगे और इसको येलो से बनाने वाले हैं। अब 1 सेकंड पर अगर कोई बोलता है, अगर इसका स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का, तो 1 सेकंड पे ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा ना ऐसे। यहां पर देखो, इसको मैं ना आधा आधा कर दूं ना, इसको अगर मैं ऐसे आधा आधा कर दूं, तो 1 सेकंड के बाद ये जो रेक्टेंगुलर वेव पल्स था वो यहाँ पे आ जाता। अब मेरे को 0.5 सेकंड इसको और चलने देना है, अगर पूरा पूरा 2 सेकंड चलने देता, पूरा पूरा 2 सेकंड चलने देता, तो ये यहाँ कहीं पर आ जाता। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो 2 सेकंड पे पूरा यहाँ कहीं पर आ जाता क्या चल के, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको 1.5 सेकंड चलने दिया है, तो 1.5 सेकंड पर ये वाला जो ब्रांच है या ये वाला जो लाइन है वो यहाँ कहीं पर आएगा क्या, पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं। 1.5 सेकंड पे एकदम ध्यान से देखो, इसके बारे में बात करो, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम है पी क्यू। पी क्यू के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो पी क्यू है इसका स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना चलने दे रहे हैं इसको 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड अगर तुम चलने दोगे और स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का है, तो 1.5 सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा ना। अब 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहां कहीं पर आ जाएगा। तो ये जो पी क्यू लाइन है वो इस वाले पॉइंट पर कहीं पर आ गया। अब अगर पी क्यू यहाँ पर आया, तो जो इसका पीछे वाला एंड है वो भी इधर कहीं पे आ गया होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म को मैंने इस तरह से बना दिया, 1.5 सेकंड में चल के ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ट्रायंगुलर वाले के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगुलर वाले के लिए कलर यूज कर लेते हैं येलो। अब ये जो ट्रायंगुलर वाला है 1.5 सेकंड पे यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या, इन दोनों के बीच में आ जाएगा ना, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। और इस तरह से पैटर्न आपको एकदम ध्यान से चेक करना है। देखो, जहां पर PQ, जहां पर ये PQ है, जहां पर ये PQ पहुंचा है, ट्रायंगुलर वाले का जो ये मिड वाला है, ये इसको ऐसा नाम दे दे, ये PQ हो गया ना, RS नाम दे दो इसको। अब RS को देखो कैसे बना रहे हैं, RS जो होगा वो यहां कहीं पर आएगा क्या, कितना चलने देना था, 3 सेंटीमीटर चलने देना था। तो देखो यहां से यहां ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और, तो ये जो RS वाला ब्रांच है वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, और इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ये जाके ऐसे, ये हो गया। अच्छा, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन इस तरह से बना देंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। मैंने क्या कर दिया, वेव पल्स एक तो ऐसा बना दिया, ये मेरा ट्रायंगुलर वेव पल्स यहाँ पे पहुंच गया 1.5 सेकंड पे, और ये जो मेरा रेक्टेंगुलर वेव पल्स है, रेक्टेंगुलर वेव पल्स यहाँ कहीं पे पहुंच गया। अब क्या है, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, ध्यान से देखना अभी कैसे ऐड करेंगे। लाइन बना लेते हैं। ये डॉटेड लाइन यहाँ पे कंटिन्यू,
डॉटेड लाइन यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू। अच्छा ध्यान से देखना, इस वाले डॉटेड लाइन से पहले तक, इस वाले डॉटेड लाइन से पहले तक सिर्फ ये वाला वेव है ना, सिर्फ ये वाला वेव है। तो जब ऐड करेंगे तो जो भी डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ पहले वाले वेव के कारण है। तो पहले वाले वेव के कारण है, तो उसको एज इट इज बना दिया हमने इस तरह से। फिर यहां पर देखना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास, या यहाँ पर पूरा, यहाँ से इस वाले एंड से इस वाले एंड तक, Q से लेके मान लो ये पॉइंट था मेरे पास, RST हो गया, ये S था ना, तो S और T का जो पोर्शन है, अगर आप S और T, ये मेरे पास ये रेक्टेंगुलर वाला भी और कंटिन्यू हुआ है, रेक्टेंगुलर वाला भी कंटिन्यू होके यहाँ कहीं पर आया था, ये इसका बीच वाला पोर्शन था, रेक्टेंगुलर वाला यहाँ तक है, ऐसा है रेक्टेंगुलर वाला, ये मैंने रेक्टेंगुलर वाला बना दिया। फिर S और T का वैल्यू अगर मैं बनाऊंगा तो S और T यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इस तरह से S और T हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखते जाना है भाई साहब। अब जो भी इंटरफेरेंस होगा ना, वो देखो इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा इस वाले रीजन में, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक कलर से, ब्लू कलर मेरे पास बच रहा है, ब्लू वाले कलर से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। देखो इस वाले रीजन में ही इंटरफेरेंस होगा, इस वाले रीजन में वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म भी और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी। अब ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को डिस्टर्बेंस रेक्टेंगुलर वेव पल्स के कारण भी है और ट्रायंगुलर वेव पल्स के कारण भी है। मतलब इस वाले पॉइंट का डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, दोनों कारण ऐड हो जाएगा, तो दोनों का अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो वो 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा क्या, इस तरह से। अच्छा, इस वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगुलर के कारण तो इसको 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, सॉरी जो रेक्टेंगुलर वेव पल्स है उसके कारण इसको 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन जो ट्रायंगुलर वाला है उसके कारण 0 मिल रहा है क्या। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो ये जो धागा है t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड में कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम ऐसे सोचोगे ना, ऐसे देखने का तो तुमको लगेगा सर क्या है, कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सिंपल सा मैथ्स था भाई साहब। सिंपल सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब सुपरपोजिशन होगा तो धागे में जितने भी डिस्टर्बेंसेस है, सब सारे डिस्टर्बेंसेस के कारण क्या होगा, उसको नेट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो बस हमने ऐड कर दिया और इस तरह से सॉल्व करके आंसर है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो 10 बार इसी को घुमा घुमा के देखो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं क्वेश्चंस में नहीं कराने वाला, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। थोड़ा बहुत बस आपको प्रॉब्लम होगा कि वेव किधर बनाना है, तो डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन बना लो तब आपको समझ में आएगा। ये मैंने खुद से सॉल्व करके दिया है। अगर आपको लग रहा है कि समय को नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में करके देखना खुद से। t इक्वल्स टू 2 सेकंड में ऐसा घर बन जाएगा, वेव का जैसा घर जैसा बन जाएगा, तो बना के देखना। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर देखते हैं, पूछना। ये हो गया सुपरपोजिशन इन वेव्स। अब ये सुपरपोजिशन इन वेव्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे तुमने साउंड वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, तुमने लाइट वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ा है। इन जनरल कोई भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है, इन जनरल कोई भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन हम दो तरह से रिफ्लेक्शन कराएंगे। पहला रिफ्लेक्शन कराएंगे, ये सब किस में पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं वेव ऑन अ स्ट्रिंग पर। मान लेते हैं एक बॉल था, ऐसा एक रिजिड बॉल है, और रिजिड बॉल को ऐसे, रिजिड बॉल से हमने क्या कर दिया, एक धागे को ऐसे बांध के रख दिया है, ठीक है। रिजिड बॉल था, रिजिड बॉल से हमने क्या कर दिया, एक धागे को बांध के रख दिया, और एक वेव पल्स क्या करते हैं, रिजिड बॉल की तरफ भेजते हैं इस तरह से। कुछ तो स्पीड v से जा रहा होगा। अब ये जो वेव पल्स है, अब ये जैसी वेव पल्स जाएगा इस बॉल को टक्कर करेगा। बॉल को टक्कर करेगा मतलब वो क्या करेगा, बॉल को जाके हिट करने वाला है। बॉल को हिट करके जब ये वापस आएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो गया क्या, यही तो होता है ना रिफ्लेक्शन का मतलब। लाइट का रिफ्लेक्शन अगर याद हो तो लाइट ऐसे गिरता था, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बोल रहे हैं। एक वेव का पल्स आया और इसको मिला एक रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब बॉल आप अज्यूम कर ले, ये रिजिड सपोर्ट से जैसे ये टकराएगा ना, टकराने के बाद जो धागे में वेव पल्स आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह के दिखेगा। धागे में जो वेव पल्स आपको दिखेगा वो उसका डायग्राम कुछ तो ऐसा होगा। इस तरह का धागे में डायग्राम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, क्या क्या चेंज हुआ। एक तो अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब क्या है कि पहले अगर मैं बोलूं कि इंसिडेंट वेव, अगर मैं बोलूं इंसिडेंट वेव, आता हुआ वेव,
इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अगर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, जब x के पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस तरह के फॉर्मेट का ही लिखते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये प्लस के एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले इंसिडेंट आता हुआ वेव ऐसा था लेकिन रिफ्लेक्ट होके भागता हुआ वेव ऐसा है। अब इसमें एक और चीज क्या है, पहले वेव मेरे को ऐसा दिख रहा था, बाद में वेव जो है वो उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे ना तो देखो पहले जो वेव था, पहले वेव ऐसा था, बाद में वेव ऐसा बन गया। जब आप यहां से ट्रैवल करके यहां पर आते हो तो फेज 180 से चेंज हो जाता है क्या, इसका मतलब इंसिडेंट वेव का जो फेज है और रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज है उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना। तो यहां पर आप जब रिफ्लेक्टेड वेव लिखोगे ना तो आपको एक एक्स्ट्रा फेज लिखना पड़ेगा प्लस पाई का, जो रिफ्लेक्शन के कारण आया है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने ये बताया कि जब भी रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराया मतलब एक वेव इंसिडेंट हो, एक वेव वॉल की तरफ आता हुआ दिख रहा था, जब वो टकरा के जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। बोलोगे सर हम ऐसा कैसे मान ले, तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बताने वाला हूँ, ऐसा कैसे है आपको मैं प्रूफ करके बकायदा दूंगा। ये हो गया पहला फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट। अब रिजिड सपोर्ट, फ्री सपोर्ट सब क्या क्या चल रहा है सर, आप अभी तो बस मान लो कि डेफिनेशन है, मान लेते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट, फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन अपने को देखना है। फिर से क्या करते हैं, एक समझ लो एक रॉड के जैसा है और इस रॉड पे हमने क्या किया है, एक मासलेस रिंग ऐसे रखा है। ये रॉड जो था इसमें से एक मासलेस रिंग हमने बांध के रखा है और रिंग से क्या करेंगे, रिंग से एक धागे को ऐसे बांध देंगे। बात समझ में आया, ठीक है। अब ये जो मासलेस रिंग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एंड। ये जो मासलेस रिंग है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्री एंड, ठीक है। फिर से वेव पल्स ऐसा आया। अब जब वेव पल्स यहाँ पे आके इससे हिट करेगा, हिट करने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ये देखा गया है कि जो वेव पल्स धागे में दिखेगा, धागे में जो वेव पल्स दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब जैसा आ रहा था उसका उल्टा डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्री एंड के केस में रिफ्लेक्शन हुआ और इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अगर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन होगा वो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। इस बार कोई फेज का चेंज नहीं था, जैसा जा रहा था वैसा ही आ रहा है, तो कोई फेज का चेंज नहीं हुआ, बस क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले x के पॉजिटिव में भाग रहा था, अब x के नेगेटिव में भाग रहा है। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, अगर वेव ऑन अ स्ट्रिंग में हम बात करें तो दो तरह का रिफ्लेक्शन है। एक रिफ्लेक्शन होता है रिजिड सपोर्ट से और दूसरा रिफ्लेक्शन होता है फ्री एंड से। अब इन सब का डेरिवेशन मैं आपको करके दूंगा, आप अभी मत सोचे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबका डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूं। अभी के लिए आप क्या करना है, सब मानते रहे कि ऐसा होता है और अपने को याद रख लेना है। आप चाहो ना ये सब खुद से करके भी देख सकते हो। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही वेव पल्स ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था, एकदम ध्यान से देखना, इसलिए उस समय वहां पे और भी क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन और भी कराने वाला था। यहाँ पर क्या है, ऐसा बोल रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर, इसका कुछ लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर का लेंथ मान लो, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब ये जो वेव पल्स है t इक्वल्स टू 0 पर एक रिजिड बॉल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ठीक है। अब ये बोला गया है कि 2 सेकंड के बाद धागा कैसा दिखेगा अपने को, एक ऑब्जर्वर को, जैसे t इक्वल्स टू 0 पर धागा ऐसा दिख रहा है, वो जो मैंने येलो से बनाया है धागा मेरे को ऐसा दिख रहा है, वेव फॉर्म ऐसा है। t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद धागा कैसा दिखेगा, ये हमसे क्या किया है, पूछा गया। अच्छा भाई साहब, अब यहां पर मुझे एक बात पता है, क्या पता है कि जब रिजिड सपोर्ट होता है तो अगर आता हुआ वेव ऐसा था,
तो रिफ्लेक्शन होने के बाद का जो वेव होता है वो कुछ इस तरह का होता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब जब भी मेरे पास ये पूछा जाए ना कि अपने को क्या करना है, t इक्वल्स टू कुछ समय के बाद का धागे का डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आता हुआ वेव है और जाता हुआ वेव को मैं, अब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट को मान लो अगर मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, अब जब t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर धागे पर सिर्फ एक वेव था, कौन सा वेव? इंसिडेंट वेव। ये जो इंसिडेंट वेव है सिर्फ वही t इक्वल्स टू 0 पर था, लेकिन t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है क्या? मतलब अब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के का जो सुपरपोजिशन होगा और सुपरपोजिशन होने के कारण जो वेव फॉर्म बनेगा वही अपना आंसर होगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो इसको ना इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये इंसिडेंट वेव था और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, इनका मेरे को क्या कराना है? सुपरपोजिशन कराना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करो, रिफ्लेक्टेड वेव को इस तरह से बना लो, ऐसे डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से डॉटेड बना लेते हैं, ऐसे इस तरह से डॉटेड लाइन से आप रिफ्लेक्टेड वेव को बना लो। अब जितना ये आगे चलेगा, इंसिडेंट वेव जितना आगे चलेगा, रिफ्लेक्टेड वेव भी उतना ही आगे चलेगा, फिर दोनों वेव का इंटरफेरेंस करा देना, सुपरपोजिशन करा देना। ठीक है, अभी शायद नहीं समझ में आ रहा हो, देखते हैं। जैसे 1 सेकंड के बाद, मेरे सॉरी t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद अपने को जानना है ना, t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो एंड है, मान लो इसका नाम है p, इसका नाम है q और इसका नाम है r। तो pq जो है, ये p वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 2 सेकंड के बाद अगर इसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का है तो 2 सेकंड पे कितना ट्रैवल कर जाएगा? ये एक इधर और 3 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा क्या? तो ये जो वॉल है, इस वॉल को मैं बना लेता हूं अभी। तो ये वॉल है, वो जो रिजिड वॉल था जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और धागे को भी बना लेते हैं। ठीक है, ये धागे को भी बना लिया हमने। अच्छा, इंसिडेंट वेव को मैं येलो से ही दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को 2 सेकंड में कितना आगे चल जाएगा? अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्पीड है तो 2 सेकंड में वो 4 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा क्या? तो ये जो पॉइंट यहाँ पर था 4 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट P है मेरे पास, पॉइंट P जो पहले यहाँ पर था, अभी ये P डैश बन के यहाँ कहीं पर आ गया होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, P यहाँ पर आ गया, कितना बढ़ गया आगे? 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। ये जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की है। R भी 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो, तो R जो है 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। R अगर 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा तो एग्जैक्टली P वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा क्या? मतलब ये R पहले यहाँ पर था, अब ये R वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैंने R डैश इसका नाम रख दिया। R इधर है, R और ये P डैश इधर है। जो Q वाला पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पर होगा ना, ये Q वाला पॉइंट हो गया। अब सबको ज्वाइन कर दो, ये मेरा इंसिडेंट वेव फॉर्म है, ये मेरा इंसिडेंट वेव फॉर्म है, इस तरह से मैंने बना दिया। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म देखो, रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म अभी क्या है? अभी रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म इधर है, ऐसा एकदम आइडेंटिकल बनाना है। ये मेरा रेड से मैंने रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म बनाया। तो जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको अगर आप 2 सेकंड, अब जितने स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है ना उतने स्पीड से इसको भी आगे बढ़ा देना। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये भी क्या कर रहा है? ये भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है भाई साहब, सही है। अब अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे भाग रहा है तो इसका डायग्राम सोचो कितना होगा? अगर मैं इसका नाम रखूं, इसके कुछ नाम रख दो, इसके कुछ पॉइंट्स का, आर आर तक चला गया ना, पी क्यू आर खत्म हो चुका है, एस टी यू। एस वाला जो पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर यहाँ पीछे था ना, इससे 1 सेंटीमीटर पीछे था, मिरर मिरर इमेज समझना एकदम। तो इसको 3 सेंटीमीटर और आगे जाना है, 3 सेंटीमीटर और आगे जाना है, मतलब ये यहां से यहाँ ये एक है, यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या? एस वाला पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? एस वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास जो सेपरेशन है, सेपरेशन कहाँ चला गया? पहले एस वाला पॉइंट कहाँ पर था? पहले जो एस वाला पॉइंट था वो यहाँ कहीं पर था। मतलब ये जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये दूरी अभी भी कितनी है? 4 की है, 4 की दूरी है। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये r इसका आधा हुआ ना,
अगर r इसका आधा हुआ, अच्छा s इधर आ गया, u कहाँ पे आ जाएगा, u उठ के यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अब अगर मैं वेव फॉर्म कंप्लीट करूं, मैं रेड से बना रहा हूं इसको, वेव फॉर्म अगर मैं कंप्लीट करूं तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म दिखेगा क्या, ऐसा अपने को कोई वेव फॉर्म दिखने वाला है। अब ये वाला एंड का तो जरूरत है ही नहीं, ये जो एंड है ना इसका कोई जरूरत है नहीं, ये तो वॉल के अंदर है, दीवार के अंदर है, दीवार के अंदर वेव थोड़ी तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो इसको तो कर दो गायब, इसकी जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, हमें जो भी वेव फॉर्म दिखेगा वो वॉल के इस साइड ही दिखेगा, ये तो वर्चुअल था जो हमने अजम्पशन में लिया था, इसका अब जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, वेव्स को ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखना कैसे वेव्स को ऐड कर रहे हैं। इस वाले रीजन से पहले तक ये जो वेव है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज आने नहीं वाला। इसको फिर से बना लेते हैं। आर वाले पॉइंट, ये जो आर वाला पॉइंट है, आर वाले पॉइंट से अगर बाहर देखोगे तो वेव तो ऐसा ही दिखेगा आर वाले पॉइंट से। अच्छा आर से अंदर मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके बीच में अगर देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। अब अगर मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो येलो वाला जो वेव है उसका इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और रेड वाले वेव का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले पॉइंट पे तो मैक्सिमम से स्टार्ट करूंगा। अच्छा इस वाले पॉइंट पर यहाँ जहां पे ये वॉल स्टार्ट हो रहा है, वॉल वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो वॉल वाले पॉइंट पर क्या है, इसके कारण जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसके कारण भी है, तो वो जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा और वो जुड़ के ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। अब जब आप ऐड कर दोगे ना तो रिजल्ट ऐसा बन जाएगा, देखो यहां पर फर्स्ट वाले वेव के कारण इतना मिल रहा है, सेकंड वाले वेव के कारण इतना मिल रहा है, दोनों का ऐड करोगे तो टोटल ये बन जाएगा क्या। कहीं पर भी देखोगे अगर जैसे यहाँ पर इसके कारण इतना मिल रहा है, सेकंड वाले के कारण इतना मिल रहा था, दोनों का ऐड करोगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो इस तरह का वेव फॉर्म आपको दिखेगा। तो ये प्योर ज्योमेट्री है, ये मेरे समझाने का कुछ नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश किया है समझाने का। नहीं समझ में आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको खुद से एनालाइज करके देखो, आप कोई भी स्पीड ले लो, कोई भी स्पीड का ये करो, कोशिश करो करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। बस आपको वेव पल्स सही से बनाना है, स्पीड का ज्ञान आपको होना चाहिए कि स्पीड में कितने स्पीड में कितना आगे बढ़ेगा, फिर आप वेव पल्स सही से बनाए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन। अभी हमने क्या किया था, जो एंड्स लिया था उसमें क्या था, बॉल था और एक थ्रेड था। अब जो वेव होगा वो थ्रेड टू थ्रेड कनेक्टेड होगा, तो वेव on strings connected together, wave on strings connected together। यहाँ पे डेरिवेशन बताऊंगा, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, एंड रिजल्ट याद रखना है। मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें से मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन एंड रिजल्ट उनको भी याद रखना है क्योंकि एंड रिजल्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है ना, यहाँ पर दो तरह का हम क्या करते हैं, वेव या दो तरह के थ्रेड्स इमेजिन करने वाले हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग्स कनेक्टेड टुगेदर, मतलब दो स्ट्रिंग अलग अलग थिकनेस के होंगे, उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है और वेव पल्स को हम भेजने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो पहला जो वेव है या पहला जो वेव पल्स है, पहला थ्रेड इतने मोटाई का है। ठीक है, जो दूसरा थ्रेड है वो ऐसे हल्का है। क्लियर है। अच्छा क्या क्या बोला गया हमें, हमें ये बोला गया है कि जो पहला थ्रेड है, ये जो थ्रेड 1 है, थ्रेड 1 का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू1, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है म्यू2। ठीक है, अच्छा और क्या करेंगे, इस थ्रेड 1 से मान लो जो पहला थ्रेड है, जो पहला थ्रेड है, पहला थ्रेड हमारे पास, पहले थ्रेड से एक वेव पल्स जनरेट कराते हैं, पहले वेव पल्स में एक पहले थ्रेड में एक वेव पल्स जनरेट कराने वाले हैं और जो वेव पल्स जनरेट हुआ वो सेकंड वाले थ्रेड से मूव करके जाने वाला है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया,
हमने एक वेव पल्स जनरेट कराया है, ठीक है, और ये क्या करने वाला है, इसके इंटरफेस को क्रॉस करके पार करने वाला है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तो इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का पैटर्न का हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है। जब ये वेव एक डेंसर मीडियम से, अब ये डेंसर और रेयर कैसे बताते हैं, तो बताते हैं डेंसर रेयर कैसे बताते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से 2 धागे थे, एक मोटा धागा है, एक पतला धागा है, ठीक है। एक का मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू μ1 है, दूसरे का मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या है, μ2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो मोटा वाला थ्रेड है उसमें हम एक वेव पल्स जनरेट कराते हैं। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, और मान लो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है AI, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, AI है। अब जैसे ही इंसिडेंट वेव आप यहाँ से भेजोगे, तो अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखना, हम क्या जानते हैं, वेव वेलोसिटी जो होता है v, वेव वेलोसिटी जो होता है v, वो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू होता है। तो अगर v1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v1 मतलब इस वाले धागे में अगर वेव पल्स का स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो लिखेंगे t डिवाइडेड बाय μ1, और अगर सेकेंड वाले में लिखेंगे तो वो हो जाएगा t डिवाइडेड बाय μ2। अब बोलोगे सर आपने दोनों केसेस में टेंशन सेम कैसे ले लिया। अगर आप बात करोगे तो इस वाले थ्रेड में और इस वाले थ्रेड में दोनों में टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा। कैसे पता सर अपने को, क्योंकि अगर टेंशन सेम नहीं होता तो जो इनका जो ज्वाइन करने वाला पॉइंट है, अगर दोनों धागे का टेंशन अलग अलग होता तो इस वाले थ्रेड में टेंशन ऐसा दिखाते और इस वाले थ्रेड में टेंशन ऐसा दिखाते। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाना होता है। अब अगर टेंशन का वैल्यू अलग अलग होता तो ये जो धागा है वो खुद से खुद टेंशन के कारण मूव कर रहा होता क्या। अब सिंस ऐसा कोई मूवमेंट धागे में नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो धागा है इसमें दोनों धागों में टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब अगर दोनों धागों में टेंशन का वैल्यू सेम है तो μ1 का वैल्यू, सिंस μ1 जो है वो एक मोटा रोप है तो μ1 का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ ये बोल सकते हैं कि स्पीड v1 जो होगा उसका वैल्यू v2 के सामने क्या है, कम होगा। मतलब इसमें सेकंड वाले मीडियम में जो वेव चलेगा उसमें स्पीड जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले मीडियम में। अब रेयर और डेंसर कैसे डिफाइन करते हैं, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होता है वो रेयर मीडियम होता है। बात समझ में आ रहा है, ये ऑप्टिक्स में सिखाएंगे। अभी बस इतना समझ लो कि मेरे पास अगर कोई v1 v2 को कंपेयर करने को बोले तो v1 क्या है, v1 अगर मोटे वाले थ्रेड में वेव चलेगा तो वहां पर स्पीड v1 है, अगर पतले वाले थ्रेड में वेव चलेगा तो वहां पर स्पीड v2 है। और v1 और v2 में कंपैरिजन क्या है, तो v2 का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वेव्स में, कभी भी रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ भी कोई भी फिनोमेना हो जाए, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स ऑफ द पार्टिकल जिसने वेव को क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पर जो हमने सोर्स रखा था, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, तो f1 का वैल्यू f2 के इक्वल होगा। ये सब बातें आपको क्या करना है, नोट करके रख लेना है। टेंशन, फर्स्ट वाले थ्रेड में जो टेंशन है और सेकंड वाले थ्रेड में जो टेंशन है उसका वैल्यू भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। टेंशन का वैल्यू सेम क्यों रखेंगे, क्योंकि टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा तभी क्या होगा, वो जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो ज्वाइनिंग वाला पॉइंट है, उसमें कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, नेट कोई मोशन नहीं होने वाला। अच्छा, ये तो हो गया कुछ बेसिक बातें। अब जैसे ही ये जो धागा है, ये जो धागे को अगर आप देखोगे तो धागे में क्या होगा, मोटे वाले धागे में, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मोटे वाले धागे के सामने ये जो पतला वाला धागा है वो फ्री एंड के जैसा बिहेव करेगा क्या। ये मोटे वाले धागे के रिस्पेक्ट में ये जो पतला वाला धागा है वो फ्री एंड के जैसा बिहेव करेगा। अब फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होके आता है तो सिर्फ क्या चेंज होता था, फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होके आएगा तो सिर्फ वेव के, रिफ्लेक्टेड वेव का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, बाकी इसका जो क्या बोलते हैं, फेज में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा मान लेते हैं कि जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, ए रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर वेव पल्स, इंसिडेंट वेव पल्स यहाँ पर आया तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा वेव पल्स घूम के पीछे चला जाएगा, पूरा का पूरा वेव पल्स रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ वेव पल्स आगे भी ट्रैवल करता है। जैसे हम क्या बोलते हैं ना, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि ग्लास स्लैब,
मान लो ये ग्लास का स्लैब है और यहाँ से हमने एक लाइट ऑफ रे को भेजा, तो इसमें क्या होता है, कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है, कुछ इसमें ट्रांसमिट हो जाता है, इसमें से कुछ मूव करके बाहर चला जाता है, जिसको रिफ्रैक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, जब मैंने इंसिडेंट वेव मोटे वाले धागे से पतले वाले धागे की तरफ भेजा है, मोटे वाले धागे से जब पतले वाले धागे की तरफ इंसिडेंट वेव भेजेंगे, तो ये जो इंसिडेंट वेव है उसका कुछ पार्ट इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होके आगे चला जाएगा, ए ट्रांसमिटेड। अब क्वेश्चन में अपने को ए आई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता है और अपने को ए आर और ए टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो देख सकते हो, डेरिवेशन ऐसे आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना डेरिवेशन कैसे करने वाले हैं। हमने क्या बोला कि किसी भी इंस्टेंट, अच्छा एनर्जी तो कंजर्व है ना, अगर जितना एनर्जी यहाँ से आया होगा उसका कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होके इधर चला गया और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। अब एक सेकेंड में जो एनर्जी आता है उसी को तो पावर बोलते हैं। इसका मतलब जो भी पावर इंसिडेंट हुआ है, जो भी पावर इंसिडेंट हुआ है वही पावर रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के नाम पे ट्रैवल कर रहा है। अब पावर इंसिडेंट, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था क्या। तो अगर मैं इंसिडेंट वेव के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ए आई लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी तो सब जगह कांस्टेंट होगा, चेंज होगा नहीं। अच्छा, इंसिडेंट वेव जो है वो फर्स्ट वाले मीडियम पे चल रहा है तो यहाँ पे म्यू1 लिख दिया, यहाँ पे वी1 लिख दिया, इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव भी फर्स्ट मीडियम पर है तो यहाँ पर भी ऐसा लिख दो, 2 पाई स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी म्यू1 इंटू वी1 प्लस जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिख देंगे 2 पाई स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर एफ म्यू2 वी2, ट्रांसमिटेड वेव सेकंड वाले मीडियम में चल रहा था इसलिए म्यू2 वी2। अब यहां पर ना कुछ कैंसलेशन करके हम इसको इक्वेशन को आसान बना देते हैं, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये तो सब जगह से कैंसिल कर लेते हैं। और अपने को क्या पता है, अपने को ये भी पता है कि दोनों ही पॉइंट का टेंशन का वैल्यू क्या है, सेम है। अब अगर टेंशन T1 इक्वल्स टू T2 है, ठीक है, T1 इक्वल्स टू T2 है, V1 का वैल्यू है, यहां पे लिखते हैं V1 का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ T1 डिवाइडेड बाई म्यू1, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो म्यू1 है, अगर मैं स्क्वायरिंग करके इसको लिखूं तो म्यू1 का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं क्या, म्यू1 के प्लेस में हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर, उसी तरह म्यू2 के प्लेस में T2 डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आया ना उसको इस वाले इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो यहाँ पे। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, पहला टर्म यहाँ पर है A1 सॉरी ए इंसिडेंस का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कैंसिल हो गया, म्यू1 के प्लेस में रख दिया मैंने T1 डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर, ये जो म्यू1 वाला टर्म है ना यहाँ पे, वहां पे रख दिया T1 डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर इनटू V1 पहला टर्म इक्वल्स टू ए रिफ्लेक्टेड, ए रिफ्लेक्शन का स्क्वायर, फिर म्यू1 के प्लेस में क्या रखेंगे, T1 डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर इनटू V1 और ए ट्रांसमिटेड में रख देंगे ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा म्यू2, म्यू2 के प्लेस में रख दो T2 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर, T2 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ V2। ये स्क्वायर से ये V1 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये V1 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये V2 कैंसिल, T1 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 भी सब जगह से कैंसिल। इसका मतलब मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो मेरे पास इक्वेशन था, आप स्क्रीन को पॉज करके लिखते जाना, मेरे पास क्या आ रहा है, ए इंसिडेंस का स्क्वायर, ए इंसिडेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक V1 है, V1 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा V1 अपॉन V2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर। मतलब मेरे पास एक इक्वेशन आ रहा है ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 AT का स्क्वायर, ये मेरे पास पहला इक्वेशन बन के आया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ डेरिवेशन ऐसा कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन में बस बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं मानना है तो मत देखना डेरिवेशन, आप स्किप करके फाइनल रिजल्ट पर आ जाना, ठीक है।
तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब मेरे पास ना वेरिएबल दो है, क्या क्या, देखो ए आई का वैल्यू मुझे पता है। क्यों पता है ए आई का वैल्यू? क्योंकि ए आई तो मेरे को भाई जो वेव मैंने जनरेट किया है उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा ये मेरे को पता है। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ए आर का वैल्यू, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ए आर का वैल्यू और ए टी का वैल्यू। मेरे को ए आर और ए टी का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक इक्वेशन मैंने बना लिया। अब दो वेरिएबल है तो मेरे को दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। एक और इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे, तो एक और इक्वेशन लिखेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इससे एक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, जो मोटा वाला थ्रेड है ना उसमें इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। मतलब इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट वेव से भी मिलेगा और रिफ्लेक्टेड वेव से भी मिलेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इंसिडेंस प्लस ए रिफ्लेक्टेड। नेट डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट का क्या होता है, जब भी दो एक या दो एक से ज्यादा वेव्स होते हैं तो सबके डिस्प्लेसमेंट का जो सम होता है वही लिख देते हैं। अच्छा, लेकिन इस वाले पॉइंट को जब मैं पतले वाले स्ट्रिंग से रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो पतले वाले स्ट्रिंग को जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव के कारण मिलेगा क्या? अब ये पॉइंट तो कॉमन है ना, ये पॉइंट तो इसमें भी है ये इसमें भी है, मतलब ए आई प्लस ए आर का वैल्यू ए टी के बराबर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ए टी का वैल्यू, ये जो ए टी है, ये जो ए टी है, इस ए टी के प्लेस में ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काम बनेगा क्या? कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आसान करते हैं कैलकुलेशन को। मेरे पास एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये आ गया। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या आ रहा है, ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टू ए टी, ऐसा कुछ आ रहा है ना मेरे पास। अच्छा, मैं इस वाले इक्वेशन में, ये जो मेरे पास इक्वेशन है ना, इसमें देखो मेरे को ए आई के टर्म्स में दोनों आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए आर और इसका वैल्यू। सॉरी, मेरे पास ऐसा है, एक इक्वेशन था मेरे पास ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू और इधर ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर, ये मेरे पास पहला इक्वेशन है। तो यहां से अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं इस तरह का, मेरे को वैल्यूज फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर लेगा, आसान कैसे होगा, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा। देखो ये ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए आई माइनस ए आर इंटू ए आई प्लस ए आर। ठीक है, मैंने बेसिक फॉर्मूला यूज किया और मैंने क्या लिख दिया, ए आई माइनस ए आर और ए आई प्लस ए आर, मैंने इस तरह से लिख दिया। और ए आई माइनस ए आर और ए आई प्लस ए आर का जो वैल्यू है वो मेरे पास है v1 अपॉन v2 और ए टी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए आई प्लस ए आर ए टी है, तो इस ए आई प्लस ए आर को ना ए टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो इक्वेशन बच जाएगा, इक्वेशन ऐसा बच जाएगा, ए आई माइनस ए आर टाइम्स ऑफ ए टी, ए आई माइनस ए आर टाइम्स ऑफ ए टी इज v1 अपॉन v2 टाइम्स ऑफ ए टी स्क्वायर। ये ए टी को ये स्क्वायर से क्या कर लो, गायब कर लो, ए टी को स्क्वायर से गायब कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, ए आई माइनस ए आर का v1 अपॉन v2 टाइम्स ऑफ ए टी, एक इक्वेशन ये है। और ए आई प्लस ए आर कितना था, ए आई प्लस ए आर, ए आई प्लस ए आर का वैल्यू क्या है, ए आई प्लस ए आर का वैल्यू है ए टी। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो माइनस ए आर प्लस ए आर गायब हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई जो है, यहाँ से ए टी कॉमन ले लो, ए टी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी वन प्लस वी टू, तो ये हो जाएगा v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी टू। इसका मतलब ये पूरा जो कैलकुलेशन कर रहे थे बेकार कैलकुलेशन, वो सिर्फ ए टी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए था। वो क्या था, 2v2ai, 2v2ai v1 प्लस v2। ये ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन है जो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, और एक बार अगर अपने को ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन मिल गया, एक बार अपने को ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन मिल गया तो रिफ्लेक्टेड जो वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इक्वेशन नहीं सॉरी, एक बार अपने को ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड मिल गया तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ए रिफ्लेक्टेड हो जाएगा हमारे पास, ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यू हो जाएगा ए ट्रांसमिटेड
माइनस ए इंसिडेंट। ए ट्रांसमिटेड का जो एम्पलीट्यूड है 2v2ai डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और इसमें माइनस कर दो, इसमें माइनस कर दो ai। ठीक है, सही लिख रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, ai को कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2v2 माइनस v1 माइनस v2, फिर यहाँ पर डिवाइडेड में v1 प्लस v2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए आर का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये माइनस v2 और ये 2v2 सॉल्व करने पे v2 माइनस v1, तो ए आई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। मतलब ये पूरा जो कैलकुलेशन है ना, वो ये दोनों रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। अब ये रिजल्ट जो है, आप मैं नहीं बोल रहा आप डेरिवेशन याद रखो, डेरिवेशन याद रखना कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखो कि ट्रांसमिटेड वेव जो है, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ये जो पूरा डेरिवेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं समझ में आया छोड़ देना, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो ए आर और ए2 का वैल्यू बस याद करके रख लेना। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया है, इसका क्या यूज है, कैसा यूज है, वो नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। अभी के लिए आप क्या करना है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में इस तरह से इतना याद रखो। अभी आधा लेक्चर है, आधा लेक्चर का कल जब अपलोड होगा तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज।